लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है गाइस। टेक सब्सक्रिप्शन टू क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दूं। गो टू प्ले स्टोर। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए एंड सर्च, वहां जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उस पर अपना अकाउंट बनाइए, क्रिएट अकाउंट। आफ्टर दिस गेट सब्सक्रिप्शन, वहां जाके अकाउंट बनाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। आई वुड लाइक टू से ऑफ 24 मंथ ऑफ योर चॉइस। आप 24 मंथ का या वहां अलग अलग मंथ्स के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, वहां से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं आपको कहूंगा आप 24 यानी 24 मंथ का आप लीजिए और 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस लिस्ट में से तो ये आपको 9100 का पड़ेगा। और उसके साथ साथ यदि आप पेमेंट करते हैं, इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉय प्रोमो कोड, तो आपको यही कोर्स 8190 का पड़ेगा। तो देखिए 12 यानी जो 12 मंथ का है और 24 मंथ का है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बिना प्रोमो कोड के ले रहे हैं तो यहाँ 2000 का फर्क है। और अगर इधर भी आप देख रहे हैं तो देखिए आपको 2000 के साथ साथ आपको तो 10% वैसे ही डिस्काउंट हो गया। तो ये ओवरऑल आपको जैसे यहाँ 12 मंथ का आपको पड़ रहा है उतने में 12 मंथ का है दर 63। बोले तो आप यूं कहिए 24 मंथ का आपको बस 1000 रुपीज ज्यादा में आपको ये मिल जाएगा 8190 इफ यू डू पेमेंट लाइवरॉय प्रोमो कोड को यूज करके अगर आप करते हैं तो। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप जितना चाहो जो मर्जी आप उतनी क्लासेस यहाँ देख सकते हो। जिस भी टीचर जिस भी एजुकेटर की क्लास आपको लेनी है अनअकैडमी पे, जितने भी टीचर हैं किसी भी टीचर का जिसको आपको अच्छा लगे आप उसकी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। बार बार माथा फोडिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चूज सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, इनमें से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। लिस्ट दे रखी है आपके सामने। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच सुनने के लिए। नाउ गाइस आई वुड लाइक टू से आई एम अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट। आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी पर द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर। वेलकम्स यू टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर ऑन अनअकैडमी। चलिए गाइस हम आज की स्टार्टिंग करते हैं पहले इस वर्ड से और आपके सामने पहला वर्ड है एब्सोल्यूट मोनोपोली यानी पूर्ण एकाधिकार। अभी हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, हम जिस बारे में बात करेंगे आज इस सेशन में, उसमें हम पटवार से रिलेटेड पटवार में पूछे जाने वाले उन वोकैबुलरी के शब्दों की बात करेंगे, उन वोकैब की बात करेंगे, उन सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करेंगे, उन वर्ड्स की बात करेंगे जो वास्तव में पटवार के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ कितनी चीजें बताऊंगा। एक तो आपको जो मैं वर्ड बताऊंगा उसका ओरिजिनल हिंदी मीनिंग बताऊंगा कि उसका बोले तो जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, उनमें कौन से हिंदी वर्ड के लिए उनको यूज किया जाता है। पहले तो आपको सबसे अच्छी वाली बात ये होगी आपको वो हिंदी अर्थ मिलेगा, ठीक है। वो आप अगर डिक्शनरी में भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ओरिजिनल मीनिंग नहीं पता चलेगा। वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्या उनके मीनिंग होते हैं इंपॉर्टेंट, जो वास्तविकता में हमें नहीं पता होते थे। हालांकि आपको यहाँ हिंदी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जरूर लगेगी, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आरपीएससी के एग्जाम ऐसे होते हैं कई सारे जिनमें 5 शब्दों का आपसे मीनिंग पूछा जाएगा हिंदी में और 5 हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा। तो ये वही सिस्टम मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। हम यहाँ जो ये वोकैबुलरी लेके आ रहे हैं ये पटवार के स्टूडेंट्स के काम की है या एलडीसी के स्टूडेंट्स के लिए काम की है या उन स्टूडेंट्स के लिए काम की है जिनसे हिंदी के इंग्लिश में और इंग्लिश के हिंदी में कुछ वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हालांकि मैं मानता हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तौबा तौबा करेंगे, गुरुजी ये कहाँ से इतनी कठोर वाली हिंदी लेके आ गए आप। बट क्या करें, आप मेरे से मत कहिए ये बात। आप अगर रेंट एग्रीमेंट भी पढ़ते हो बाय द वे हिंदी का, या कोई सपोज दैट कोर्ट के अगर कागजों को आप पढ़ते हो जो हिंदी में लिखे हुए होते हैं, तो वहां ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे हिंदी के जो मुझे नहीं लगता इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो दूर की बात है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कम समझ में आते हैं वो।
तो क्या पता आज की इस क्लास से आपको उन शब्दों का ज्ञान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उन शब्दों की ट्रिक भी बताऊंगा, उनका यूज भी बताऊंगा, उनका सेंटेंस भी बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, विदाउट फेस रिकॉर्डिंग है ये, ड्यू टू नेट प्रॉब्लम। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, सेफ होंगे, घर पे अच्छे तरह से आप रह रहे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे और घर पर ही आनंद उठा रहे होंगे, अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहे होंगे। राइट, नेट प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग विद फेस नहीं हो पा रही है, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दिस। लाइव नहीं हो पा रही है तो हम केवल और केवल इसी रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे। आप बने रहना, मैं जरूर आपको ये सारे शब्द याद करा दूंगा। तो पहला वर्ड आपके सामने है एब्सोल्यूट मोनोपोली। यहाँ ये जो एब्सोल्यूट वर्ड कह रहा है ना, इस वर्ड का तो साफ साफ मतलब मुझे समझ आ रहा है पूर्ण, और ये मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, है ना। पूर्ण एकाधिकार यानी पूरा अधिकार। कैसे? जैसे द सोल राइट ऑफ मेकिंग और सेलिंग, बोले तो द सोल पूरा का पूरा राइट ऑफ मेकिंग या बे मेकिंग बोले तो सेलिंग का समथिंग किसी भी चीज को, एक्स्ट्रा। दिस फर्म हैज ए लोकल मोनोपोली ऑफ शॉप मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकार वो मतलब वो शब्द होता है जो किसी वस्तु के बेचने का समस्त अधिकार देता हो। विक्रय का अधिकार बोले तो एक अधिकार किसी वस्तु के बेचने का पूरा अधिकार देता है, विक्रय का अधिकार देता है, इसलिए इसे कहते हैं एक अधिकार। एक अधिकार बोले तो आपने जिसको भी अधिकार दिया है वो उसको सारे मतलब वो एक अधिकार में आपने पूर्ण पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। तेरी मर्जी, तेरा काम, तू जो करे वो कर, ये सारे तेरे हाथ में। ठीक है गाइस, यानी कि इसका एक सेंटेंस में ले लेता हूं। द टीचर सेड टेलीकास्टिंग राइट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इज एन एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑफ दूरदर्शन। गाइस प्रोनाउंसिएशन की टेंशन मत लेना, प्रोनाउंसिएशन आपको अगर देखना है, यहाँ अपन पटवार के एग्जाम की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे। प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट बोले तो थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल कोई फोकस नहीं है। यहाँ चीज याद होनी चाहिए, शब्द क्लियर होने चाहिए। तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, क्योंकि मैं आपको याद कराऊंगा तो याद अलग तरीके से कराऊंगा उस वर्ड को, इसलिए हो सकता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लगे लगे। मैं उस वर्ड की शकल सूरत से उसको याद कराऊंगा, ठीक है ना गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान देना। द टीचर सेड टेलीकास्टिंग राइट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इज एन एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑफ दूरदर्शन। यानी कि अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई, राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण पर दूरदर्शन का पूर्ण अधिकार है। अधिकार नहीं, एकाधिकार है भाई, एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट का यहां जो अर्थ निकल के आ रहा है वो पूर्ण आ रहा है, लेकिन किस वर्ड की वजह से? मोनोपोली की वजह से, एकाधिकार की वजह से। यहां इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है पूर्ण। मान ली बात। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जितने भी होंगे उन सब का प्रसारण दूरदर्शन कर सकता है, किसी से परमिशन लेने की उसको आवश्यकता नहीं है, उसको पूरा एकाधिकार है, पूरा अधिकार है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब अगला वर्ड देखिए, एब्सोल्यूट ऑनरशिप। यहां ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। एब्सोल्यूट का मतलब तो आपको अभी बताया ही था, पूर्ण, बट भरोसा मत करना कि एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण ही होगा। भाई साहब ये जो व्यक्ति है ना, ये आप जो देख रहे हो पूर्ण, ये बिन पैंदे का लोटा है। इसके साथ में जैसे कोई व्यक्ति बैठता है, इट मीन्स कोई दूसरा वर्ड बैठता है, ये उसके अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड पर हमें कतई भरोसा नहीं करना। ये वर्ड जब दूसरे वर्ड के साथ बैठता है तो गिरगिट की तरह अपना रंग यानी कि अपना अर्थ बदल लेता है। इसलिए आई वुड लाइक टू से, कतई भरोसा मत करो भैया ऐसे लोगों पर, है कि नहीं। चलिए इसके कुछ 4-5 वर्ड देख लीजिए क्या क्या होते हैं पूर्ण स्वामित्व के। यानी कि प्रोप्राइटर, ये देखो प्रोप्राइटरशिप, मास्टरडोम, ओहो, मास्टरहुड, ओहो, और मास्टरशिप, यानी कि ये सब में पूर्ण स्वामित्व आ गया। बोले तो आप पर, कहते हैं ना कि ये जो कंपनी है इसका मेन प्रोप्राइटरशिप किसके पास है, मास्टरडोम किसके पास है, बोलो पूरा
अधिकार, पूरा स्वामी कौन है इसका, स्वामित्व बोले तो उसको कहते हैं। ऑनरशिप किसके पास है, इसका कौन ऑनर है, तो एब्सोल्यूट ऑनरशिप बोले तो प्रोप्राइटरशिप, बोले तो मास्टरडोम या मास्टरहुड या मास्टरशिप। देखो इसका एक सेंटेंस, इसका सेंटेंस है द टीचर सेड, भैया टीचर ने कहा, कहीं कह रहा है टीचर, टीचर ने कहा द एब्सोल्यूट ऑनरशिप यानी कि पूर्ण स्वामित्व ऑफ दिस कंपनी इज गिवन, दिया जाता है टू अन अकेडमी, यानी कि अन अकेडमी को पूर्ण स्वामित्व इस कंपनी का दिया जाता है। यानी अध्यापक ने कहा भाई सुनो, इस कंपनी का जो पूरा का पूरा स्वामित्व है, ऑनरशिप है, वो अन अकेडमी को दिया गया है, अन अकेडमी के हाथों में चला गया है। एब्सोल्यूट ऑनरशिप किसके हाथों में चली गई है भाई, कंपनी के हाथों में चली गई। तो यहां भी इसका एब्सोल्यूट का जो मतलब है वो है पूर्ण, क्या है, पूर्ण। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वर्ड की जो आपके सामने एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, यहां ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदल गया और यहां इसका मतलब हो गया भारी। यहां एब्सोल्यूट का मतलब है भारी और स्कार्सिटी का मतलब है भैया यहाँ कमी। बोले मैंने कहा ना कि ये जो पहला वर्ड है ना, ये गिरगिट है, ये जब भी किसी दूसरे वर्ड के साथ बैठता है ना अपना रंग बदल लेता है। मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ। मैं पहले बहुत ध्यान रखता था, मतलब पहले ध्यान नहीं रखता था, अब ध्यान रखने लग गया। पहले तो बस एक वर्ड का मीनिंग याद कर लिया कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है भाई, फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद तो रट के बैठ गए, जब भी वो वर्ड जहां भी दिखा हमने उसका वही अर्थ निकाला। अब जब हम उसका अर्थ निकाले तो ओंगे पोंगे अर्थ निकलते थे, लेकिन हमें कौन समझाए कि शब्दों का यूज बदल जाता है दूसरे शब्द के साथ जुड़ने से, सेंटेंस में यूज होने से। लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं थी। हम करते क्या थे, हम तो एक ही मीनिंग याद कर लेते थे उसका। हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो यही करते भाई, है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट स्कार्सिटी बोले तो बाहरी कमी। मैं इस वर्ड को याद करा देता हूँ पहले कि आपको, कुछ लोगों को टेंशन हो जाएगी। तो SCARCITY, भाई कलर चेंज कर, ऐसे दिख कौन रही हो, ले ले भाई यार कलर चेंज कर देते हैं। तो एस, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा, चल ठीक है यार टेंशन मत ले, दूसरा कलर ले लेते हैं, पीला। हम्म, ये क्या है एस, यहाँ है सी, ये है आर, इस कार। ओके, अब कलर वापस लेते हैं हम पीला वाला और यहाँ लिखते हैं CITY। तो ये वर्ड बन गया इस कार की हमारी सिटी में, इस कार की हमारी सिटी में कमी है। और अगर इसके आगे लगा दिया एब्सोल्यूट वाली कमी है तो इसका मतलब है भारी कमी है। बोले तो हमारी जो सिटी में कमी चल रही है वो इस कार की चल रही है, ये कार मिल कौन रही मन ने, इसका मतलब हमें इस कार की बोले तो कमी लाग रही है, और वो भी एब्सोल्यूट वाली का मतलब कमी लाग रही है, भारी कमी यानी कि अत्यधिक कमी। बोलो अब तो आप दुखी नहीं हो, टेंशन फ्री हो ना। एब्सोल्यूट बोले तो अब मुझे इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इस कार की सिटी में आ गई भारी कमी। इस कार की सिटी में भाई कमी कैसी आ गई, भारी कमी आ गई है। चलो कोई बात नहीं, भारी कमी आ गई तो हम क्या करें फिर, आप कुछ ना करो, वर्ड निकालो, ठीक है। देखिए मैं मिटा देता हूं इसको और आगे चल लेते हैं हम, और कुछ वर्ड देख लेते हैं। इसके अर्थ पक्का, ओहो, असीम, असीमित, परम यानी कि टोटल, अच्छा जी, टोटल, आउट एंड आउट, इंटायर बोले तो पूरा, परफेक्ट, और थ्रो, थोरो 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 गोइंग, अनडिवाइडेड, कंजुमेट और एरेंट। ये सब इसका आपको अच्छा खासा मीनिंग दे रहे हैं एब्सोल्यूट स्कार्सिटी का, जिसका मतलब आप कह सकते हो क्या, बोले तो कमी, तंगी, महंगी, दुष्प्राप्यता, दुर्लभता। स्कार्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना। स्कार्सिटी यानी कमी, यानी तंगी, ओ महंगी भी आप कह सकते हो। तो दुष्प्राप्यता या दुर्लभता जिस चीज की हो, यानी कि डर्थ, लैक, insufficiency, paucity, ओके, scantiness, ओके,
ओके आगे देखो, मिग्रेनेस है ना, स्पार्सनेस और डिफिशियंसी, अनअवेलेबिलिटी और एब्सेंस, ये सारे इसके सिनोनिम है स्कार्सिटी के। तो यहाँ एक एक को आप याद भी कर सकते हो, पहले याद करा देता हूँ फिर उसके बाद में आप देखना कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी का मतलब क्या है, भारी कमी या अत्यधिक कमी। सबसे पहले ये देखो DEARTH, ये है डर्थ, डेथ रेट, डेथ रेट, आप इसको देखो ढंग से देखो तो ये आपको डेथ रेट जैसा लग रहा होगा, डेथ रेट यानी कि यहाँ RTS से ये रेट जैसा लग रहा है और DET से डेथ लग रहा है। तो हमारे बोले तो अब इस संसार में, हमारे संसार में बोले तो डेथ रेट में कमी आ गई है, डेथ रेट में क्या आ गई भाई, कमी आ गई। तो डेथ का मतलब हो गया कमी। और स्कार्सिटी मैंने आपको याद करा ही दिया था कि स्कार की हमारी जो सिटी है उसमें कमी आ गई, हमारी सिटी में डेथ रेट में भी कमी आ गई है भाई, हमारी सिटी में डेथ रेट में भी कमी आ गई है। लैक, लैक बोले तो कमी आप जानते ही हैं। एक और इसके साथ में वर्ड है पॉसिटी, ये पॉसिटी भी ले लो, PAUCITY, पॉसिटी, पॉ बोले तो पापड़, पापड़, पॉपर, पापड़, पापड़ बेचने वालों की हमारी सिटी में कमी है, यानी कि प्रॉपर सिटी में चीजों की कमी आ रही है, या प्रॉपर सिटी में जाओगे तो आपको चीजों की कमी नहीं आएगी, आप ये भी कह सकते हो, बस कमी वर्ड आना चाहिए, वो आ गया, आया ना। अच्छा, स्कैंटीनेस, इसका भी आप एक बार देख लो, स्कैंटीनेस, ये स्कैंटीनेस क्या कह रहा है, स्कैंटीनेस बोले तो एस, बोले तो यहां भी सब साफ दिखाई दे रहा है, कांच बोले तो स्कैंटी, स्कैंटी बोले तो इसकी एंटी, बोले तो इसकी आंटी, बोले तो इसकी आंटी में बोले तो अच्छे गुणों की कमी आ चुकी है। ओहो, आंटी में कमी हो, मतलब गुणों में कमी है, आंटी के गुणों में कमी है, तो इसकी आंटी में चीजों की कमी आ गई। अच्छा, प्रॉपर सिटी में कमी आ गई, सिटी में प्रॉपर अंदर चला गया वहां भी तंगी आ गई, या प्रॉपर सिटी में जाओगे तो चीजें आपको महंगी लगेंगी, हाँ या ना, चीजों की कमी कमी लगेगी, तंगी लगेगी या दुर्लभता लगेगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रॉपर सिटी में जाओ तब भी आपको वहां वो चीजों में भारी कमी दिखाई देगी। इज दैट क्लियर गाइस, आपको वहां कमी दिखाई देगी। अच्छा, तो ये आपका हो गया डेथ रेट में कमी आ गई, है ना, ये प्रॉपर सिटी में भी जाओगे तब भी चीजें महंगी मिलेंगी या हो सकता है ना भी मिले, इसकी आंटी में भी बोले तो कमी आ गई है, हाँ या ना। तो ये बाकी के ऐसे वर्ड नहीं है जिनको मैं आपको याद कराऊं, राइट ना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स आएंगे इसमें, इसलिए मैं कुछ शब्द जो वास्तव में मुझे याद कराने चाहिए, जैसे ये मिग्रेनेस है, स्पेशल, ये मैं कराऊंगा, हाँ या ना। आप चाहो तो मैं एक वर्ड और बता देता हूँ, SPARS, ये साफ दिखाई दे रहा है, NES को एक बार छोड़ दो, इसके पर्स में पैसों की कमी आ गई, इसके पर्स में पैसों की कमी आ गई। लैक बोले तो डेथ रेट में कमी आ गई, हाँ, प्रॉपर सिटी में जाओ तब भी चीजों की कमी है, इसकी आंटी में गुणों की कमी आ गई, इसके पर्स में कमी आ गई। अब मैंने इतने सारे आपको ये सब बता दिए, तो आप मेरे साथ बोलिए, आपको इस कार की सिटी में कमी आ गई, डेथ रेट में कमी आ गई, प्रॉपर सिटी में गया तब भी चीजों में कमी आ गई, या प्रॉपर सिटी में भी चीजें महंगी मिलने लगी मुझे, हाँ या ना। ओके, इसकी आंटी में भी गुणों में कमी आ गई, है ना, इसके पर्स में पैसों की कमी आ गई। तो ये सब जो हैं ये आपके सारे वर्ड्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट स्कार्सिटी बोले तो भारी कमी, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी का मतलब आपको समझ आ गया, भारी कमी या अत्यधिक कमी। चलो सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा ट्रांसलेशन बच्चों को बता दो, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे भाई। द टीचर सेड, क्या भाई, नाउअडेज there is absolute scarcity of drinking water in this, अच्छा 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 अच्छा, विलेज, इस गांव में भारी कमी आ गई है पीने के पानी की, पेयजल की, यानी अध्यापक ने कहा इन दिनों इस गांव में पेयजल की भारी कमी है। अच्छा भाई, भारी कमी। अब यहाँ इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट भारी कमी या अत्यधिक कमी दोनों में से ले सकते हो, इस वर्ड को यहाँ इन दोनों में से किसी भी सेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, भारी कमी या अत्यधिक कमी। एब्सोल्यूट स्कार्सिटी आपके सामने हो गया, अध्यापक जी ने हमें बता दिया कि इस गांव में इन दोनों पेयजल की भारी कमी आ रखी है,
इसलिए आप दूसरा वर्ड याद करो, हमारी बात हमारी फिक्र हमारी टेंशन छोड़ो, भारत सरकार सब देखेगी पानी कैसे पहुंचा रहे हैं। हम पहुंच जाते हैं एब्सोल्यूट टाइटल पर। एब्सोल्यूट टाइटल, ओ हो, अब ये क्या नई बीमारी आ गई? ओ अच्छा, टाइटल, टाइटल क्या होता है? हक, और एब्सोल्यूट क्या होता है? पूर्ण। वापस आ गया बेटा वो अपने उसी पुराने अर्थ में, तेरे को चैन नहीं मिला, नींद नहीं आई? हम कह रहे थे ना बेटा ये की अर्थ ले, बट ना कभी भारी लेता है, कभी दुर्लभ, मतलब पता नहीं कब क्या 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 ले लेता है। चल कोई बात नहीं, यहाँ हक है। अच्छा ये टाइटल क्या है भाई? टाइटल बोले तो या शीर्षक भी कह सकते हो, तो पूर्ण शीर्षक कैसे बोलेंगे भाई? देख हक के साथ ही पूर्ण बोलेंगे, पूर्ण नाम नहीं बोल सकते। टाइटल का मतलब हक लिया है यहाँ, शीर्षक, नाम, पूर्ण उपाधि, ओहो हो, पूर्ण पदवी, पूर्ण खिताब, पूर्ण हक, ये ठीक बैठा है। पूर्ण नाम देना, हाँ, अधूरा नाम कौन देता है? पूर्ण ही देते हैं, लेकिन ये बैठेगा नहीं ना। बट हम क्या करें, लेकिन ये टाइटल की ये अर्थ हो सकते हैं शीर्षक, नाम, उपाधि, पदवी, खिताब, हक या नाम देना। टाइटल के सिनोनिम देखो, टाइटल देखते जाओ, सोचा नहीं होगा आपने। हेडलाइन, हेडिंग, ओहो, कैप्शन, ओहो, नेम, ओहो, लेटर हेड, वाह, एपेलेशन, ओहो, ये मैं आपको याद करा दूंगा, थोड़ा टेढ़ा है। अरे यार दूसरा भी मिट गया, कोई बात नहीं, तू हट जा। चलिए है ना, लेटर हेड, एपेलेशन हो गया, ये हो गया सोब्रिक्विट, डेमोनिनेशन हो गया, ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, और कौन कौन से हो गए? मैं बता देता हूं यहाँ, एपेलेशन हो गया, ठीक है गाइस, देखते जाइए एक एक वर्ड। एक सेकेंड गाइस, पेन खो गया मेरा, मैं पेन ले लेता हूँ। ओ हाइलाइटर क्यों आ रखा है, पेन आ जा। ओके, एपिलेशन, ये डिनोमिनेशन, डेजिग्नेशन, पोजीशन, राइट, अथॉरिटी, पावर, स्कारलेट। ओके, देखिए ये सब हक बोले तो टाइटल से रिलेटेड है। यहाँ ए डबल पी, ए डबल पी, ओके, ए डबल पी ई एल ए टी आई ओ एन, एपिलेशन, एपिलेशन, एप्लीकेशन। आप इस वर्ड को एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। और जब भी कोई छोटे छोटे काम के लिए हम कहीं किसी सरकारी दफ्तरों में जाते थे, तो हमें हर छोटे छोटे काम के लिए टीचर कहता था एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन, 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 तो एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो ऊपर ही ऊपर हमें टाइटल लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है, यानी लिखना होता है जैसे टू द हेडमास्टर, तो ऊपर ही ऊपर टाइटल, हेडलाइन, हेडिंग, कैप्शन, नेम, तो कुछ ना कुछ हमें ऊपर अथॉरिटी का नाम लिखना होता है। इज दैट क्लियर और नॉट गाइस? तो ये सब हमें वहां करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है? ये हमें जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो ऊपर ही ऊपर टाइटल में लिखना होता है। लेकिन खैर यहाँ काम क्या है वो बताओ ना। ठीक है भाई, बता रहे हैं। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं टाइटल शब्द का मतलब है हक, इस वर्ड की वजह से, एब्सोल्यूट वर्ड की वजह से। एक काम और करो, इस वर्ड को यानी कि जो टाइटल है इसको क्रिया के रूप में भी अगर हम देखना चाहें तो ये कह सकते हो से, टेल, स्टेट, रिपोर्ट, एक्सप्रेस। मतलब टाइटल केवल नाम यानी नाउन ही नहीं है, ये अपने आप में वर्ब भी है, ये अपने आप में वर्ब भी है, नाउन ही नहीं है। और वर्ब के रूप में इसका मतलब से, टेल, स्टेट, रिपोर्ट, एक्सप्रेस, ये सब होते हैं। भाई साहब टेंशन हो जाएगी, इनको हटाओ, यहां से हटाओ, हटा दिए। दोबारा से आओ, एब्सोल्यूट टाइटल, पूर्ण हक। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, क्या कहा? द टीचर सेड द पावर, द पावर कंपनी गॉट द एब्सोल्यूट टाइटल ऑफ द कोल फील्ड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विद्युत कंपनी ने, पावर कंपनी बोले तो विद्युत कंपनी ने कोला खदान का पूर्ण हक हासिल किया। यानी पूर्ण हक के रूप में यहाँ ये यूज हुआ है एब्सोल्यूट टाइटल, पूरा हक उसको मिल गया है। एब्सोल्यूट टाइटल का मतलब है पूर्ण हक।
पूरा अधिकार। ओके, अब एक और वर्ड ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू कहता है निरपेक्ष मूल्यों में। अच्छा, निरपेक्ष मूल्य है। अब ये काई बीमारी आ गई, कितने याद रखें? अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको पूर्ण बताया, बताया सर, फिर आपने भारी बताया, बताया, फिर आप अपनी बात पे वापस आ गए साहब पूर्ण, फिर आप अलग नया शब्द लेके आ गए। तुम समझ कौन रहे क्या? हम बच्चे कैसे याद करेंगे? अरे बच्चे तो बाद में याद करेंगे, पहले राइटिंग तो सुधार मास्टर। अच्छा बच्चों रुको, पहले आप लेके आए पूर्ण, अब आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, लाए साहब। फिर आप लेके आए भारी, लाए साहब। फिर आप लेके आए वापस पूर्ण, बोलो लाए साहब। और उसके बाद आप अब एक नया शब्द लेके आए हैं निरपेक्ष। अब तो राइटिंग सही है, ठीक है, सही तो खाएं, चलो मान लिया, काम चलाओ। इतने सारे अर्थ आप हमें बता दिए, कौन कौन सा याद रखें? अब रखो सारे, क्यों? क्योंकि अब ये वर्ड जो आपके सामने है, जो आपकी आंखों के सामने है, ये इस वर्ड के सामने है, वैल्यू। वैल्यू के साथ है, और वैल्यू के साथ होगा तो वैल्यू का तो मतलब ये मूल्य निकलेगा ही। लेकिन अब बेचारे इस वर्ड का गिरगिट, बेचारा मत बोलो, ये गिरगिट है, इसका अर्थ निकलेगा निरपेक्ष। ये पूरी नाउन है, पूरी नाउन है, शर्म नहीं आती इसको। एग्जाम्पल ले लो, चलो क्या मतलब है, टेंशन में हम वैसे ही बच्चे लोग। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मूल्य ऑफ द आर्टिकल हैज टू बी। ओ हेलो, हटाओ उसको वहां से, बच्चों को दिख नहीं रहा, नहीं तो माथा फोड़ देंगे अभी मास्टर का। हटा रहे हैं सर, हटा दिए, ओके ओके, वेरी गुड। हैज टू बी वर्कड, है ना, हैज टू बी वर्कड, वापस पेन, आउट एज परफेक्ट नॉर्म्स। ट्रांसलेशन बता दो, समझ में नहीं आया इंग्लिश में? अच्छा बता रहे। अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई साहब? अध्यापक ने कहा निर्धारित मानदंडों के आधार पर वस्तु के निरपेक्ष मूल्य का निर्धारण करना होगा। निर्धारित मानदंड के आधार पर, यानी जो निर्धारित मानदंड है उनके आधार पर वस्तु के निरपेक्ष मूल्य का निर्धारण करना होगा। निरपेक्ष मूल्य का, निरपेक्ष मूल्य, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष बोले तो जो सबसे अलग है, निरपेक्ष। भाई साहब अगला वर्ड पढ़ा दो आप, तो उससे पीछा छूटा, थैंक गॉड, एब्सोल्यूट से पीछा छूटा। अब अलग वर्ड लेके आ गए हम आपकी महफिल में, और अगला वर्ड है अब्सॉर्ब, मतलब दोष मुक्त करना, बरी करना, बेमुक्त करना। ये तो मस्त वर्ड है, देखो आपको। अब अमिताभ के सारे केस सॉल्व हो गए। अब अमिताभ के सारे केस, यहाँ देखो, यहाँ कहाँ ध्यान है बच्चों? अब अमिताभ के सारे केस सॉल्व हो गए, इसलिए कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया, बरी कर दिया, विमुक्त कर दिया। अब कह रहे अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जा तुझे दोष मुक्त किया। अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जा तुझे दोष मुक्त किया। अब करेगा ही भाई, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो तू क्या करेगा? दोष मुक्त कर ही देगा उसको, है ना। दोष मुक्त बोले तो डिस्चार्ज कर दिया उसको। हॉस्पिटल में जो भर्ती हो गया ना आदमी, या जो भी कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगी तो उसे डिस्चार्ज ही करेंगे। और एक्विट वे, क्विट। और इस वर्ड को अगर आप पूरा बना लो ना, एक बार बना लो, एक बार गुस्से में आके, कहीं गुस्से में आके बना लो, और मैं इसको गुस्से में आके इसको पूरी नाउन बना देता हूं, एक्विटल। और ये पूरा अर्थ बन जाएगा एक, एक क्विटल को हम कत्ल पढ़ देंगे। इक्विटल, एक कत्ल के इल्जाम से उसको कोर्ट से दोष मुक्त कर दिया गया, बोले तो बरी कर दिया गया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ गाइस? एक कत्ल के इल्जाम से उसको दोष मुक्त कर दिया, एक कत्ल के इल्जाम से। एक्विट, एक्विटल। बस यहाँ ये जब तक ये टल टाल ताल फाल नहीं है ना, ये तब तक ये क्रिया है। और जैसे ये ताल फाल ये पीछे जोड़ रहा है ना, ये नाउन बन जाता है, ये इसका सिनोनिम है। तो बोले तो एक तो हो गया डिस्चार्ज,
एक हो गया एक्विट, एक क्विटल, एक कत्ल के इल्जाम से मुक्त कर दिया। विंडिकेट, कैटरीना ने बिंदी लगाना बंद कर दिया, यानी कैटरीना ने बिंदी लगाना बंद कर दिया, इसलिए उसको भी दोष मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया जब तक शादी नहीं होगी बिंदी नहीं लगाई जाएगी। अगर आप बिना शादी के बिंदी लगाओगे तो आपको दोषी माना जाएगा। आपने बिंदी लगाना छोड़ दिया है तो हम आपको दोष मुक्त कर देंगे। तो ये एक वर्ड आपका क्लियर हो गया, VINDI, विंडिकेट। बिंदी लगाना कैट ने छोड़ दिया, उसको एक कत्ल के इल्जाम से भी मुक्त कर दिया। अब तेरा केस सॉल्व हो गया, इसलिए तुझे यहां से मुक्त कर दिया। इतने सारे मीनिंग हो गए। तो विंडिकेट हो गया, एक्विट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिलीज तो आप जानती हो, लाइबरेट भी आप जानते हो, फ्री आप जानते हो, एक्सकल्पेट ये आप नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये लाइब्रेट भी नहीं पता, मैं इसको भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, आप टेंशन मत लो, मैं जितना बता सकता हूँ तो बता ही दूंगा। लिबर्टी वाले ने चीजों की रेट बढ़ा दी थी, इसलिए कोर्ट ने उस पर केस चलाया, बट अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए उसको बरी कर दिया। तो लिबर्टी वाले की चीज, लिबर्टी ने बोले तो चीजों की रेट बढ़ा दी थी, तो अब वो दोष मुक्त हो गया है। बस महज एग्जाम्पल, ये केवल एग्जाम्पल था सीखने के लिए, पढ़ने के पर्पज से, कि लाइब्रेट लिबर्टी, लिबर्टी से कनेक्ट हो रहा है, लिबर्टी वाले ने रेट बढ़ा दी, तो बोले तो रेट बढ़ा दी, केस हो गया, केस हो गया तो बोले तो उसको दोष मुक्त कर दिया, राइट ना। हालांकि ये केवल एक महज एक कल्पना है, एक नॉर्मली, ठीक है। आगे देखिए, फ्री, फ्री कर दिया। एक्स कल्पेट, बोले तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के कल पति कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिए। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की हो गई शादी, एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, तो कल उसके पति को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये याद हुए कि नहीं हुए, बोलो हाँ या ना। कैसे याद हुए? डिस्चार्ज हो गया, एक कत्ल के इल्जाम से, बिंदी लगाना छोड़ दिया तो उसको मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया, लिबर्टी वाले ने रेट बढ़ा दी तो उसको भी दोष मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। इस मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के कल पति जो थे, राइट, एक्स गर्लफ्रेंड के कल पति दोष मुक्त हो क्या है, बरी हो क्या है, डिस्चार्ज हो क्या है जेल से, आया ना। और अब सॉल्व हो गया मैटर, बोले तो आप बरी हो। इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ का याद करा दी, मुझे लगता है याद हो गई होंगी, और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुन लेना, फिर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाटे से अपना मोबाइल फोड़ देना, क्योंकि याद नहीं हो रही, नहीं फोड़ो तो दोबारा सुन लेना। अब अगर नहीं है फिर भी तो फिर आप योगा करना, मेमोरी बढ़ाना थोड़ी सी यार। आगे देखिए, एग्जाम्पल दो आगे बाद में देखेंगे, दे रहे रुक जा। क्या एग्जाम्पल? द कोर्ट अब्सॉल्व द ऑफिसर ऑल ऑफ द करप्शन डिस्चार्ज, करप्शन मतलब करप्शन चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट हिम, मतलब क्या है, न्यायालय ने अधिकारी को उसके विरुद्ध लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। अगले आगे चलिए, अब जॉब, अब जॉब, ओ क्या क्या शब्द है, अब जॉब, अब ये क्या है, अब जॉब, अब जॉब, ठीक है, अब जॉब, रे कहाँ गया, बोलता ही नहीं लोगों से, रे निकलता ही नहीं है, रे तो हम ही बोल सकते हैं, रेनू, रे भी, ऐसे बाहर के लोगों की बस की बात थोड़ी है जो रे बोल दे रहे, हम ही बोल सकते हैं, राइट ना। बोले तो हमें बाहर के शब्द है ना, इसलिए इनको रे को साइलेंट करना पड़ेगा, और हमें इसको बोलना पड़ेगा अब जाओ, अब जाओ, नाटक है फालतू का और कुछ नहीं। तो इसका मतलब होता है शामिल करना। अच्छा, शामिल करना, और हमने तो सोचना पड़ा था, तो क्या हुआ, कभी कभी शामिल करना भी होता है, तो हम सोचना हटा दें या इसको भी याद रखें? अरे इसको भी याद रखना ही है, रखना क्या है, होना चाहिए। तो इसका एक मीनिंग और होता है शामिल करना। अच्छा ठीक है, सोकअप, द क्लॉथ एब्जॉर्ब्ड इन, द क्लॉथ एब्जॉर्ब द इंक I had spiled, to take up the whole attention of a person, he was completely absorbed in his book। इसका मतलब वो, ये नीचे वाले सेंटेंस में आप थोड़ा सा देखोगे इसका अलग ही अर्थ निकल के आएगा, हाँ या ना। तो देखो इधर देखो एक चीज, शामिल करना। अब मैंने मेरे गेम में या मेरी कंपनी में एस ओ से बन रहा है सौरभ, मैंने सौरभ को शामिल कर लिया। अब मैंने इस गेम में सौरभ को भी क्या कर लिया भाई, शामिल कर लिया है, सौरभ को शामिल कर रहे हैं, सौरभ आजा भैया, शामिल कर रहे बच्चे,
सब सौरभ को क्या करेंगे, हम शामिल करेंगे। इज दैट क्लियर? द एम्प्लॉइज recruited on deputation were absorbed in regular service after completion of 3 years। मतलब समझ में नहीं आया? मतलब समझाओ, जब हम बात मानेंगे। मतलब ये है, प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को 3 वर्ष के बाद नियमित सेवा में शामिल कर लिया गया। बोले तो द एम्प्लॉय रिक्रूटेड, जो एम्प्लॉय रिक्रूट हुए थे, प्रतिनियुक्ति पर जो भर्ती किए गए थे, डेपुटेशन वर एब्जॉर्ब, बोले तो शामिल कर लिया। अब देखा, अब इसको सोखना अगर कहते तो अर्थ क्या निकलता? प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को 3 वर्ष के बाद नियमित सेवा में सोख लिया गया। अब बोलो, अर्थ का अनर्थ हो जाता, हाँ या ना? सब होगा पोगा अर्थ निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, एक के साथ कई कई मीनिंग लेके चलो। तो अब मैंने सौरभ को गेम में शामिल कर लिया। बोले तो अब से इसका एक नया मीनिंग आप याद रखोगे, शामिल करना। अब से मैंने सौरभ को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक है ना गाइस? ओके, बोलो यस। चलिए, मैं इसकी कुछ और 2-3 आपको खास बातें बता देता हूं। क्या? टू सोकअप, ये तो आपको पता ही है, सोखना। इसका एक अर्थ होता है ग्रहण करना भी। अरे गुरुजी कितने अर्थ लाओगे? बच्चा मेरी गलती नहीं है, ओरिजिनल है जो आपको होने चाहिए। टू टेक अप द होल अटेंशन ऑफ ए पर्सन, ही वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज बुक। बोले तो वो अपनी बुक में कंप्लीटली एब्जॉर्ब था। बोले तो बुक को ग्रहण कर रहा था। बोले तो खोया हुआ था। इज दैट क्लियर? एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ सन वन लग गया साहब, इसके लगते ये नाउन हो गई। वर्ड तो वही है, ABSORB, एब्जॉर्ब। बस इसमें अलग से TION की व्यवस्था कर दी भारत सरकार ने। क्यों? ताकि ये नाउन बन जाए। TION नाउन बन गया। अब ये नाउन जैसे बनेगा तो देखो, यहाँ मामला एक छोटा सा, एक अजीबो गरीब मामला है। यहाँ पूछो क्या? जब तक ये छोटा वर्ड था तब तक इसके अर्थ देखो, शामिल करना। अब जैसे इस अब्जॉर्ब में सन जोड़ा, TION, तो यहां से करना खत्म। यानी कि TION रिमूव करना, तो फिर क्या? जैसे TION जोड़ोगे तो उस चीज में से करना हट जाएगा और जो बच रहा है वो उसका अर्थ निकलेगा। बोले तो करना तब तक आएगा जब तक TION नहीं है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, सबकी बात नहीं हो रही भैया, है क्या नहीं? लेकिन इस वर्ड में TION या करना खत्म कर रहा है और बच गया आपका केवल शामिल, समावेशन, आमेशन, अवशोषण। कितने प्यारे हिंदी के अर्थ है। शामिल पल्ले पड़ रहा है, समावेशन थोड़ा कम पड़ा, आमेलन कतई नहीं पड़ा, अवशोषण फिर भी पड़ा। कहां कहां से ऐसे शब्द लेके आओ, कोई बात नहीं, पढ़ ले बेटा, टेंशन मत ले, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। द absorption of the employee in regular service is under consideration। मतलब ये देख ले इधर, कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने का मामला विचाराधीन है। और दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू लॉ प्रोहिबिटिंग फर्दर अब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रेंट। मतलब ये रहा, लिख रहा है नीचे, राज्य सरकार ने प्रवासियों के समावेशन, यहाँ समावेशन है, समावेशन किसका? इस वर्ड का, एब्जॉर्प्शन का, समावेशन को रोकने हेतु एक नया कानून लागू किया। भाई अब समझ में आया? इसलिए आपको एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ समावेशन है और ऊपर वाले में शामिल है। तो यहाँ इस एब्जॉर्प्शन का मतलब है शामिल, एम्प्लॉय तो हो गए शामिल, और इमिग्रेंट्स हो गए, बोले तो इमिग्रेंट्स का हो गया बोले तो समावेशन। थैंक गॉड ऐसी अंग्रेजी। आगे देखिए, अब नॉर्मल डिमांड। पहले तो इस अब नॉर्मल को गुरुजी याद करा दो। अब नॉर्मल, अब इसको क्या याद करा दे? सब कुछ अब नॉर्मल है। नॉर्मल बोले तो साधारण, अब बोले तो बोले तो असाधारण, बोले तो इसका मतलब असाधारण भी होता है। असाधारण बोले तो असाधारण यानी सामान्य, और असामान्य यानी अनुचित, अस्वाभाविक मांग।
ये इसके अब नॉर्मल डिमांड के मतलब होते हैं। बोलो हाँ। देखिए भाई, द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट द abnormal demands raised by the union. दूसरा एग्जांपल, रिसेंटली an abnormal demand of gold has been noticed in the market. गुरुजी पहले वाले का बताओ ना अर्थ। बेटा बता रहा हूं, नीचे लिख रहा है, देख ले। क्या सरकार यूनियन के अनुचित मांगों को नहीं मान सकती? अनुचित मांग, डिमांड के साथ ये वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, तो ये अनुचित का अर्थ देगा, ये अस्वाभाविक का नहीं देगा, असामान्य नहीं, अनुचित। यहाँ इस सेंटेंस में अनुचित, और नीचे वाले में रिसेंटली अन अबनॉर्मल डिमांड ऑफ गोल्ड हैज बीन नोटिस इन द मार्केट, हाल ही में बाजार में सोने की असामान्य मांग देखी है। अब यहाँ ये असामान्य मांग बोले तो अनुचित मांग। देखिए दोनों का अर्थ समझ में आ गया। ऊपर वाले सेंटेंस में तो अनुचित के रूप में ये यूज हो रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में असामान्य के रूप में ये यूज हो रहा है। तो ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी गाइस। अब नॉर्मल डिमांड का अनुचित मांग भी होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की, सेंटेंस के आधार पर अपन को करना होता है। एक और वर्ड आपके सामने आ गया, अब नॉर्मल इंक्रीज, जिसका मतलब होता है सामान्य वृद्धि। यस गाइस, तो एक एक एग्जांपल देखते जाइए। Above all, it is not going to benefit the organization. The committee found the above cited case true, or the above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years. यानी कि देखिए, विशेष रूप से इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। विशेष रूप से इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। समिति ने ऊपर उल्लिखित मामले को सही पाया और उपयुक्त अधिकारी 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। कैसे, देखिए अब एक एक चीज, ठीक है गाइस। यहां है एबव ऑल, विशेष रूप से, यहां इसका अर्थ क्या आ रहा है? विशेष रूप से, के ऊपर, के परे, से अच्छा, से अधिक, ऊपर, और विशेष रूप से। अभी मैंने यह बताया था कि ये एडवर्ब भी है, और एडवर्ब के रूप में यहां ये इसका अर्थ निकलेगा विशेष रूप से। तो विशेष रूप से इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। नीचे, द कमेटी फाउंड द एबव सिटेड केस ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि विशेष रूप से, समिति ने ऊपर उल्लिखित मामले को सही पाया। अगला सेंटेंस पढ़िए। अगला सेंटेंस क्या है? उपयुक्त अधिकारी 2 वर्ष तक, उपयुक्त अधिकारी 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे, कौन रहेंगे भाई? उपयुक्त, द एबव मेंशन्ड ऑफिसर्स, जो ऊपर जिन ऑफिसर्स के बारे में मेंशन किया है वो 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? एक बार फिर से आप ये एग्जांपल देखिए। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि ऊपर एबव ऑल किस रूप में अर्थ यूज हो रहा है? एबव ऑल ऊपर यूज हो रहा है विशेष रूप से, राइट, विशेष रूप से। और नीचे किस रूप में ये यूज हो रहा है? नीचे ये यूज हो रहा है समिति ने ऊपर उल्लिखित मामलों को सही पाया, उल्लिखित के रूप में ये यूज हो रहा है, ठीक है। और तीसरे वाले सेंटेंस में देखो, ऊपर दूसरे वाले सेंटेंस में कह रहा है द कमेटी फाउंड द एबव, द कमेटी फाउंड द एबव, यानी कि यहाँ देखिए एक वर्ड है ये CITE। CITE का मतलब होता है अदालत में तलब करना। बोले तो ये साइट कह सकते हो उसको, साइट एक तरह से, है ना। तो ये साइट है जिसका मतलब होता है तलब करना या हवाला देना किसी चीज का, है ना। ये मतलब उस तरह से मामले को। तो आप ये कह सकते हो कि जो एबव सिटेड, बोले तो समिति ने ऊपर उल्लिखित मामले को सही पाया। और इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा साइटेड क्या होता है। एबव साइटेड, यहाँ एबव साइटेड उल्लिखित मामला, बोले तो मामला, किसी चीज के लिए तलब देना, हाँ या ना, साइटेड। इज दैट क्लियर? तलब करना भी इसका मतलब ये एक तरह से क्रिया है। फिलहाल तो ये नया एबव साइटेड, या एबव साइटेड ये किस रूप में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है ना। चलिए एबव के और कुछ देखिए सेंटेंस। टू फिलफिल द एबव quoted conditions is mandatory for this job। यानी कि क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इस नौकरी के लिए ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
उल्लिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, यानी कि टू फुलफिल द अबव क्वाटेड कंडीशंस, बोले तो ऊपर की जो क्वाटेड कंडीशंस हैं इट्स मैंडेटरी, अनिवार्य फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। अगला सेंटेंस इसमें दे रखा है दिस ऑफिस डज नॉट रेटिफाई द अबव शेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स, बोले तो यह कार्यालय ऊपर उल्लिखित तर्कों का समर्थन नहीं करता। यहाँ भी ये उल्लिखित है, ऊपर ऊपर ये उद्धत है। और छठा सेंटेंस है फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द अबव, बोले तो अतिरिक्त जानकारी के लिए उपयुक्त में से किसी से भी संपर्क करें। उपयुक्त, ये उपयुक्त के सेंस में यूज हो रहा है, बोले तो नाउन के सेंस में यूज हो रहा है। देखो यहाँ एबव से पहले द आर्टिकल यूज हो रहा है, इसका मतलब अब ये एबव अपने आप में नाउन हो गई। अब नाउन हो गई तो नाउन के रूप में ये जो अर्थ देगा वो देगा उपयुक्त का। तो उपयुक्त में से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है अबव एवरेज। अब यहाँ एवरेज के साथ में वर्ड है और एवरेज के साथ इस वर्ड के होने से ये अर्थ दे रहा है अबव, बोले तो अब ये अधिक का अर्थ देगा, और एवरेज बोले तो ये औसत, बोले तो औसत से अधिक का ये सेंस दे रहा है। औसत, यहाँ देखिए यहाँ के ऊपर के परे से अच्छा से अधिक ऊपर, ये सारे इसके अर्थ थे ना, है ना। अब यहाँ इसका अधिक सेंस निकल रहा है एवरेज के साथ में। तो द टीचर सेड दिस ईयर द बैंक हैज मेड प्रॉफिट अबव द एवरेज, बोले तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि इस साल, बोले तो कौन सी साल, इस साल, द टीचर सेड इस साल द बैंक हैज मेड प्रॉफिट अबव द एवरेज, एवरेज से ऊपर, बोले तो अध्यापक ने कहा इस वर्ष बैंक को औसत से अधिक क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। चलिए अगला और एक वर्ड ले लीजिए। अगला वर्ड है अबव बोर्ड, जिसका मतलब है प्रकट रूप से, ईमानदारी से। ये एक इडियम फ्रेज भी है, एडवर्ब भी है, इडियम भी है। इज दैट क्लियर? मिस्टर रॉयड सेड, मिस्टर रॉयड ने कहा द कंपनी इज नॉन फॉर डीलिंग अबव बोर्ड, बोले तो इन ऑल द मैटर, यानी कि प्रकट रूप से, ईमानदारी से। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अबव बोर्ड, यहां मैं इसको याद भी आपको करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। ए बी से बन रहा है अब, और ओ बी से बन रहा है ओ बी। अब ओ बी बोर्ड पर ईमानदारी से देखता है। अब ओबी जो है बोर्ड पर ईमानदारी से देखता है, बोले तो बेईमानी नहीं करता, बोर्ड की तरफ देखता रहता है। जो भी कोई मास्टर पढ़ा रहा होता है बड़े ध्यान से देखता है। ओबी अब किसी भी चीज में बोले तो बेईमानी नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल ईमानदारी से लगा रहता है। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ, यह कंपनी सभी मामलों में ईमानदारी से काम करने के लिए जानी जाती है। एबर बोर्ड सभी मामलों में किसके लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए जानी जाती है। कंपनी भैया जानी जाएगी, करो ईमानदारी से काम। एवब पर, अब ये एवब पर एक और इडियम फ्रेज आपके सामने है, और ये देखिए अधिमूल्य पर, ये एडवर्ब एवब पर, अधिमूल्य पर, अधिमूल्य, अब ये कहां से आ गया नया अर्थ। लेकिन एवब अब ओबी पर, अब ओबी पर कोई अधिमूल्य नहीं लगाएगा। पर PAR से तो पर बनी गया, यहाँ एबव का मतलब है अधिमूल्य। कैसे साहब? द, ये आपके एक छोटा सा इसमें आपको याद रखना है कि वो पीछे वाला जो वर्ड था, पीछे वाला वर्ड किधर गया, ये एबव बोर्ड। इस वर्ड का आप ध्यान दे, इस वर्ड को आप ध्यान से देखो कि ये एबव बोर्ड है, एबव बोर्ड। और ये दूसरा वर्ड है, ये इधर किधर गया, इधर, ये एबव पर, सॉरी ये एबव पर है और वो एबव बोर्ड है। तो आपको ये दोनों वर्ड ध्यान रखने, एक पर वाला है, इज दैट क्लियर गाइस, और एक है एबव बोर्ड वाला, इज दैट क्लियर। चलिए अब एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है और इस सेंटेंस को आप पढ़िए। आप इस सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि ये यहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है। मैं बता देता हूं। The procurement department has to take special permission for purchase of goods above पर, मतलब क्रय विभाग को अधिमूल्य से अधिक दर पर खरीद के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। क्रय विभाग में अधिमूल्य वर्ड ही चलता है भाई, क्रय विभाग में ये अधिमूल्य वर्ड ही चलता है। बोले तो क्रय विभाग वालों को अधिमूल्य से अधिक पर खरीद के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। तो ये एवब पर का जो अर्थ है वो है अधिमूल्य पर। चलिए गाइस और आगे बढ़िए।
एब्सेंस अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। इन द एब्सेंस ऑफ director, the administrative responsibilities shall be discharged by the joint director। मतलब कहने का यह है कि निदेशक की अनुपस्थिति में प्रशासनिक दायित्व संयुक्त निदेशक संभालेंगे। कौन संभालेंगे? संयुक्त निदेशक। और द केस फॉर डिसमिस इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट प्रूफ, यानी कि किसी ठोस सबूत के अभाव में मामला खारिज कर दिया। बच्चों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड जो हैं बस आपको एक बार ये देखने हैं, इनको बोले तो सुनना है इस वीडियो को। बस आपके ये पढ़ने से, एक बार वहां ध्यान जाने से ये चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी कि इनके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ ये वर्ड्स ऐसे हैं कि हम चाहते हुए भी इन शब्दों के सबके आपको ऐसे मीनिंग नहीं बता सकते जो आपको फटाफट स्ट्राइक कर जाएं। ये मीनिंग ही इनके ऐसे हैं, इनके लॉजिक भी हम नहीं बना सकते। अब ये एब्सेंस का मैं क्या लॉजिक बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है एब्सेंस वर्ड बहुत नॉर्मल और कॉमन वर्ड है, हम सब जानते हैं इसको। अगर हम याद करने की कोशिश भी करेंगे तो राज आप भी भूल जाएंगे। बस आपको इन शब्दों को इतना ध्यान रखना है कि एब्सेंस या अनुपस्थिति, गैरहाजिरी, अभाव, बोर नहीं होना है, आपको अपने फायदे के लिए पढ़ना है। यहाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि दूसरे टाइप की जो वोकेबुलरी होती है सिनोनिम एंटोनिम वाली, राइट ना, जिसमें जो नए वर्ड्स होते हैं उनमें तो हम फिर भी थोड़ा फन मजाक जो कर लेते हैं तो बना रहता है मामला, लेकिन इस तरह की चीजों में नहीं हो सकता। यहाँ आपको थोड़ा सा सीरियस होकर बने रहना ही पड़ेगा। यहाँ देखो ये नॉर्मल वर्ड है एब्सेंट, बट हम आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये नहीं आता, नहीं, इसलिए कि इनके मीनिंग अलग अलग है। देखिए यहाँ अनुपस्थित है और नीचे भी अनुपस्थित रहना है, हाँ या ना, तो ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है, हाँ या ना, ये दोनों है एब्सेंट। अब देखो इधर, द एम्प्लॉय वॉज एब्सेंट इन द ऑफिस यस्टरडे, वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जो एम्प्लॉय था वो ऑफिस में कल एब्सेंट था। द मेंबर deliberately absented himself from the meeting, यानी कि सदस्य जानबूझकर बैठक से अनुपस्थित रहा। और ऊपर वाले में कर्मचारी कल कार्यालय में अनुपस्थित था, कर्मचारी कल कार्यालय में क्या था? अनुपस्थित था। तो ये अनुपस्थित के सेंस में यूज हुआ, हाँ है ना। नीचे ये जो वर्ड आपने देखा है ना नीचे एब्सेंट, ये किस रूप में है? क्या फायदा है पढ़ने का, क्या ध्यान दिया आपने? यहाँ ये एब्सेंट क्रिया था और यहाँ ये एब्सेंट एडजेक्टिव था। तो यहाँ एब्सेंट एडजेक्टिव के रूप में था कि एम्प्लॉय एब्सेंट था, और यहाँ मेंबर जानबूझ के खुद एब्सेंट रहा, आपने आपको एब्सेंट किया। यहाँ ये अनुपस्थित बोले तो क्रिया के सेंस में यूज हुआ। यहाँ ये आप जो देख रहे हो हिमसेल्फ, ये हिमसेल्फ इसलिए आया क्योंकि ये इस तरह की वर्ब है जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। ये तो हम ग्रामर में आपको सिखाएंगे ट्रिक से। फिलहाल तो एब्सेंट डेटर की आप बात करेंगे। फरार देनदार, द बैंक हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द एब्सेंट डेब्टर, बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई? वैसे एक बात बताइए गाइस, ये आपको समझ में आ रहा है? जेचुर, ये जेचुर अंग्रेजों की तरह अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो ये अलग ही निकलेगा। तो आप तो इसको अपने हिसाब से जो जानते हो, जिस तरह से आपने इसको आज तक पढ़ा है उसी हिसाब से आप इसको पढ़ो। इज दैट क्लियर गाइस? जैचर, जैचर, अब भी साइलेंट कर दो, जैचर, ठीक है। तो बैंक ने फरार, वैसे प्रोनाउंसिएशन मेरा टारगेट नहीं है, मुझे किसी का आता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबका तो आता ही नहीं है। अब ये मत कहना कि अंग्रेजी के टीचर को आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी अंग्रेजी के टीचर हैं सबको प्रोनाउंसिएशन आते हैं सारे शब्दों के। हमें हिंदी के प्रोनाउंसिएशन नहीं आते, अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन को तो कैसे क्लेम करेंगे। और यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के लोग हैं यार, राजस्थान के हैं हम, वहाँ कोई स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं, वहां हम सिर्फ एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं। जहाँ बोलना नहीं पड़ेगा चुप रहना है, वहां मुंह बंद रखना है, प्रोनाउंसिएशन की तो बात ही नहीं है, हाँ या ना। तो बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यहां फरार देनदार एब्सेंट डेब्टर, एब्सेंट डेब्टर नहीं डेटर, एब्सेंट डेटर, फरार देनदार, राइट ना। बैंक ने फरार देनदार के खिलाफ क्या कर दिया? मुकदमा दायर कर दिया। एब्सेंटी अनुपस्थित। द टीचर सेड, बोलो काई, टीचर ने बोला, द टीचर सेड
disciplinary action will be taken against the regular absentees। जो रेगुलर एब्सेंटीज हैं उनके खिलाफ, नियमित रूप से अनुपस्थित जो रहते हैं उनके खिलाफ विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोले तो नियमित रूप से अनुपस्थित रहने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोलो यस करनी पड़ेगी भाई। अब अगला वर्ड है एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति। अब ऊपर पहले क्या था, ये अनुपस्थित था और ये अनुपस्थिति है, नाउन है। हैबिचुअल एब्सेंटिज्म इज एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि आदतन अनुपस्थिति संस्था विरोधी कार्य है। यानी कि आप हमेशा अनुपस्थिति ही देते रहते हो, तो जो आदतन अनुपस्थिति होती है वो संस्था विरोधी कार्य माना जाता है। आदतन बोले तो अनुपस्थिति को संस्था विरोधी। अब आगे है एब्सेंटी स्टेटमेंट। अब एब्सेंटी स्टेटमेंट, अब ये वर्ड किसके साथ है, स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, विवरण। तो पूरा इन दोनों को मिला के क्या बना, अनुपस्थित विवरण। अनुपस्थित विवरण बोले तो प्लीज सेंड एब्सेंटी स्टेटमेंट सून, बोले तो कृपया अनुपस्थिति विवरण शीघ्र भेजें। कृपया अनुपस्थिति विवरण शीघ्र भेजें, या अनुपस्थिति विवरण का अर्थ दे रहा है ये दोनों मिलके एब्सटेन। हाँ, ये वर्ड ऐसा है जो मैं आपको याद करा सकता हूँ। भाग नहीं लेना, प्रवृत्त रहना या किसी चीज से दूर रहना, इसका मीनिंग होता है दूर रहना। तो अब मैं बोले तो अब बस और ट्रेन से दूर रहता है अमिताभ। अमिताभ अब बस और ट्रेन से दूर रहता है, या बस और ट्रेन में भाग नहीं लेता जाने के लिए प्रवृत्त, बोले तो बस और ट्रेन से दूर रहता है। लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ है वो भाग नहीं लेने के अर्थ में है, प्रवृत्त रहने के सेंस में है। इज दैट क्लियर गाइस? देखिए, द मेंबर्स हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग शुड बी सस्पेंडेड। द member who abstain from voting should be suspended, यानी कि इसका मतलब है भाई जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। जो बस और ट्रेन से आए हैं, जो बस और ट्रेन से आए हैं उनको दूर कर दो भैया। कोरोना की वजह से जो बस और ट्रेन में सफर करके आए हैं उनको पहले सैनिटाइज करो, राइट। उन्हें निलंबित कर दो भाई, उनको भाग नहीं लेना चाहिए, उनको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, बोले तो उनको लोगों से दूर रहना चाहिए बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अब बस और ट्रेन से इसलिए हमें दूर रहना पड़ता है, इसलिए क्योंकि कोरोना की प्रॉब्लम बहुत भारी चल रही है। एब्स्ट्रैक्ट, अब बस और ट्रैक्टर को खरीदने का कोई सार नहीं है। ए बी से अब BS बोले तो बस और ट्रैक्ट बोले तो ट्रैक्टर। अब बस और ट्रैक्टर खरीदने का कोई भैया किसी तरह का सार को नहीं। मिर्चा ओके। प्लीज प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। कृपया अपनी परियोजना का सार तैयार करें। प्लीज प्रिपेयर करो एन एब्स्ट्रैक्ट बोले तो सार ऑफ योर प्रोजेक्ट, बोले तो अपने प्रोजेक्ट पर अपनी परियोजना का सार तैयार करें। एब्स्ट्रैक्ट बुक का मतलब है सार पुस्तिका। द टीचर सेड दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट बुक ऑफ द फाइनेंशियल रूल्स। इसका मतलब अध्यापक ने कहा भैया यह वित्तीय नियमों की सार पुस्तिका है। वित्तीय, फाइनेंशियल वित्तीय बोले तो फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, और रूल्स बोले तो नियम तो है ही है, और बुक का मतलब पुस्तिका, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सार। तो वित्तीय नियमों की सार पुस्तिका है। आगे एब्स्ट्रैक्ट शीट, सार पत्रक। अब ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड शीट के साथ है तो सार पत्रक। द टीचर सेड सम डेटा इन द एब्स्ट्रैक्ट शीट आर मिसिंग, बोले तो कुछ डेटा है, बोले तो सीट में या कुछ डेटा का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आंकड़े, हाँ या ना। अध्यापक ने कहा कि सार पत्रक में कुछ आंकड़े गायब हैं। सार पत्रक में कुछ आंकड़े गायब हैं। इज दैट क्लियर गाइस? सार पत्रक, यहाँ सार पत्रक के सेंस में ये यूज हो रहा है। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का मतलब है सार विवरण। यहाँ ये स्टेटमेंट के साथ है और स्टेटमेंट का अर्थ यहाँ विवरण के सेंस में आ रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट तो आपको पता ही है सार।
यहाँ ये पूरा ये नाउन बना रहा है। द टीचर सेड द एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट इज इनक्लोज। द टीचर, अध्यापक ने कहा कि जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है इज इनक्लोज्ड है, बोले तो सार विवरण यानी कि संलग्न है। इनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न। अध्यापक ने कहा, एब्स्ट्रैक्ट बोले तो सार, स्टेटमेंट बोले तो विवरण, और इनक्लोज का मतलब होता है संलग्न। ठीक है गाइस, आगे चलिए। एब्स्ट्रैक्टर, अब बस और ट्रैक्टर खरीदने वाले सारकर्ता बन गए। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्टर बोले तो सारकर्ता, अब ट्रैक्टर वाले सारकर्ता बनेंगे, ट्रैक्टर वाले सारकर्ता बनेंगे क्या? अच्छा जी भाई। द मैनेजर सेड द न्यूज एब्स्ट्रैक्टर इज ऑन लीव टुडे। बोले तो भैया मैनेजर ने कहा कि जो न्यूज एब्स्ट्रैक्टर है वो बोले तो आज ऑन लीव है। द न्यूज एब्स्ट्रैक्टर इज ऑन लीव टुडे, मतलब देखिए प्रबंधक ने कहा कि समाचार सारकर्ता आज छुट्टी पर है। ऑब्जर्व, निरर्थक, अर्थहीन, बेतुका। गिवन द सिचुएशन द रेस्क्यू प्रपोजल इज अब्सर्ड। परिस्थिति को देखते हुए यह बचाव प्रस्ताव निरर्थक है। इसका मतलब निरर्थक होता है या बेतुका होता है। अब्सर्ड यानी कि ए बी से अब, एस यू आर बोले तो सर और आरडी, बोले तो अब सर भी आरडी से निरर्थक बातें करते हैं, अर्थहीन बेतुकी बातें करते हैं। या अब शुरू से बोले तो अमिताभ शुरू से बोले तो अमिताभ शुरू से आरडी से बेतुकी बातें करता है। अब ये यहाँ एक आरडी निकल के आ रहा है, हमारे कोचिंग में एक सर हैं, उनका नाम आरडी है, बोले तो दीपेंद्र सर, जो कि अब नहीं है। तो अब शुरू से आरडी बोले तो शुरू से अमिताभ शुरू से आरडी से बेतुकी निरर्थक बातें करता है। आगे है अब्सर्डिटी, निरर्थकता। अब ये नाउन बन गया। अर्थहीनता, बेतुकापन। एट लास्ट द एम्प्लॉइज रियलाइज द अब्सर्डिटी ऑफ देयर डिमांड्स। अंततः कर्मचारियों ने अपनी मांगों की निरर्थकता को समझा। अंततः कर्मचारियों ने अपनी मांगों की निरर्थकता, कैसे कैसे अर्थ है, अब्सर्डिटी, निरर्थकता को समझा। कहां से लाते हैं ये शब्द, समझ में नहीं आता। एविडेंस, जिसका मतलब होता है बहुतायात, प्रचुरता, बोले तो द टीचर शेड हियर द प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो ड्यू टू, बोले तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन अब्यूडेंस इन द एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है, देखिए अध्यापक ने क्या कहा, आसपास के क्षेत्र में बहुतायात में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण उत्पादन लागत यहाँ कम है। उत्पादन लागत यहाँ कम है। अब्यूज अगला वर्ड है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया भाई। अबुडेंस बहुतायात, प्रचुरता, बोले तो बहुतायात, ठीक है ना। ये अब्यूडेंस हो गया आपका और अब्सर्डिटी हो गया, है ना, अबुंडेंस हो गया, ठीक है। ओके, अब्यूज, दुर्व्यवहार, दुरुपयोग। अब्यूज करते हैं ना हम किसी को, तो उस अब्यूज का मतलब जो होता है वो दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार या दुरुपयोग होता है, ठीक है, या गाली गलौज करना। तो द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अब्यूज हिज वर्कर, यानी द ऑफिसर हैज द ऑफिसर हैज बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। मतलब कारखाना के प्रबंधक ने कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किया, ये किया। अधिकारी को शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ अब्यूज्ड बोले तो यहाँ दुर्व्यवहार का अर्थ देगा ये, राइट ना, दुर्व्यवहार हम ऐसे बोलेंगे इसको सांस्कारिक हिंदी में, है ना, सीधे शब्दों में जाके नहीं बोलेंगे गाली दे दी, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलते, अब्यूज नहीं, दुर्व्यवहार किया, शालीनता के साथ बोलेंगे, है ना, अच्छे से बोलेंगे, संस्कार देखेंगे हमारे इसमें क्योंकि इतने अच्छे संस्कार है। देखो दुर्व्यवहार, वाह क्या अंग्रेजी है, अंग्रेजी नहीं हिंदी पागलो। देखो अब्यूज का मतलब दुरुपयोग, यहाँ इसका दुरुपयोग है। अब दुरुपयोग बोले तो
अधिकारी को शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया, शक्ति का दुरुपयोग किया, तो वहां आपको अब्यूज ही बोलना पड़ेगा, यानी कि किस अधिकारी ने अपनी शक्ति को गाली दे दी, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ आपको दुरुपयोग का अर्थ निकालना। द ऑफिसर हैज बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा, ये ठीक है, वो आपका जो है। द एम्प्लॉय वाज सस्पेंडेड फॉर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट हिज ऑफिसर। तो एम्प्लॉय जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, यूजिंग बोले तो यूज करने के लिए, अब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट हिज ऑफिसर, अपने ऑफिसर के अगेंस्ट उसको क्या कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया। कर्मचारी को अपने अधिकारी के साथ गाली गलौज करने पर निलंबित कर दिया गया। कर्मचारी को अपने अधिकारी के साथ गाली गलौज करने पर क्या कर दिया भाई, निलंबित कर दिया। वेरी गुड। अकेडमिक, शैक्षिक, अकादमिक, शैक्षणिक विद्या संबंधी शास्त्रीय, मतलब द टीचर सेड द एकेडमिक सेशन हैज बीन स्टार्टेड। अध्यापक ने कहा कि शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। अध्यापक ने कहा कि शैक्षिक सत्र क्या हो गया, शुरू हो गया। अगला है एकेडमिक काउंसिल, अकादमिक परिषद, विद्या परिषद। यहाँ काउंसिल का मतलब परिषद होता है, अब ये अकादमिक परिषद या विद्या परिषद के सेंस में ये यूज होगा। तो द एकेडमिक काउंसिल हैज फाइनलाइज द सिलेबस। जो अकादमिक काउंसिल, जो अकादमिक परिषद है, उसने फाइनलाइज किया है। बोले तो अकादमिक परिषद ने पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया, अंतिम रूप दे दिया अकादमिक परिषद ने। एक्सीड, एक्सीड बोले तो मान लेना, मैं तुम्हें एक सीड दूंगा, मैं तुम्हें एक बीज दूंगा, उसे राजी राजी मान लेना। बोले तो मैं तुझे एक CEDE सीडी दूंगा और उसे सीधे सीधे स्वीकार कर लेना। मैं तुझे एक सीडी दूंगा, उसे सीधे सीधे CEDE सीधे सीधे स्वीकार कर लेना, मान लेना। यानी कि इसका स्वीकार करना भी अर्थ होता है, स्वीकार करना। मैं तुम्हें एक सीडी दूंगा, उसे सीधे सीधे क्या कर लेना भाई, स्वीकार कर लेना। इज दैट क्लियर गाइस? AC से एक और CEDE से CD, वो जो हम पहले चलाते थे ना, DVD CD, है ना, उसमें पहले पिक्चर देखते थे वो। तो मैं तुम्हें एक CD दूंगा और उस CD को आप क्या कर लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक है ना गाइस? एक्सीड। द मेंबर एक्सीडेड टू डिमांड for his resignation. Most of the Indian states acceded to the Indian domination. मतलब क्या है, सदस्य ने अपने इस्तीफे की मांग मान ली है। अधिकांश भारतीय राज्य भारतीय डोमिनियन में शामिल हुए थे। शामिल होना, यहाँ इसका अर्थ शामिल में आ रहा है और ऊपर वाले में इसका मतलब मान लेने में, यानी स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना, मान लेना होता है। The teacher said the officer accepted his responsibility. टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि अधिकारी ने अपना उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है यहाँ स्वीकृति, बोले तो अधिग्रहण, यानी कि विधि। हम अगर बात करें इसमें, the teacher said the acceptance has been received from the chief guest. मतलब अध्यापक ने कहा मुख्य अतिथि की स्वीकृति हमें मिल गई है, मुख्य अतिथि की स्वीकृति मिल गई। एक्सेस, जिसका मतलब होता है पहुंच। आप एक्सिस बैंक में अपनी पहुंच तो बनाओ, एक्सिस बैंक में पहुंच तो बनाओ, एक्सिस बैंक में पहुंच बनाओ, एक्सिस बैंक में प्रवेश करो। प्रवेश बोले तो एक्सिस का मतलब, देखिए, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू द एलिमेंट्री एजुकेशन इज द मेन मोटो ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना है। तो यहाँ एक्सेस का मतलब हो गया पहुंच। The access to the laboratory has been restricted for non-technical staff. यहाँ गैर तकनीकी स्टाफ का प्रयोगशाला में प्रवेश वर्जित है। यहाँ इसका अर्थ हो गया प्रवेश, एक्सेस का। अगला है you have to log in first to access your email account. बोले तो यहाँ इसका अर्थ है अपने ईमेल खाते में प्रवेश करने के लिए पहले आपको लॉग इन करना होगा, प्रवेश करने से पहले लॉग इन करना होगा। तो देखिए, आपने देखा कि ये तीन, बोले तो आप जो देख रहे हैं, ये अर्थ कैसे निकले, पहुंच भी निकला, प्रवेश भी निकला और प्रवेश करना भी निकला। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, एसेसरीज का मतलब होता है सहायक, अनुषंगी या उपसाधन। ये एक नाउन है गाइस। और द एसेसरी ऑफ कंप्यूटर लाइक प्रिंटर एक्सेट्रा आर टू बी परचेज। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर के सहायक साधन जैसे प्रिंटर आदि की खरीद हमें की जानी है। या एसेसरीज का मतलब होता है सहायक साधन या उपसाधन। अगला वर्ड है एक्सीडेंट।
जिस जो आपकी एक नाउन है जिसका दुर्घटना या हादसा या संयोग भी होता है, राइट। संयोग, ये दुर्घटना तो आप जानते हैं, हादसा आप जानते हैं, एक और आप जान लीजिए संयोग। बोले तो द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज इनिशिएटेड स्पेशल ड्राइव टू चेक रोड एक्सीडेंट्स। इसका मतलब है भाई कि परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बोले तो हादसे, यहाँ एक्सीडेंट का अर्थ हादसे के रूप में है, और एक्सीडेंटल अगर हम इसको कर दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, उसका अर्थ निकलेगा आकस्मिक, प्रासंगिक या संयोगिक। इज दैट क्लियर गाइस? तो द ऑयल कंपनीज मेड accidental profit due to falling of the price of crude oil in the international market। मतलब कहने का ये है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट के कारण तेल कंपनियों को आकस्मिक लाभ हुआ। कार्यालय व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रासंगिक व्यय का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये नीचे वाले का है, there should be provision for accidental expenditure under the head office expenses। accommodate AC से एक, COM से कॉमर्स। एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसको ठहरा दिया गया या उसको स्थान दे दिया या सामंजस्य बैठाना पड़ा। एक कॉमर्स के लड़के की जिंदगी में, COM कॉमर्स के लड़की की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, तो ये हो गया एकोमोडेट, राइट ना, जिसका मतलब होता है समायोजित करना, ठहराना। तो द expenses are accommodated under suspense account need ही है क्या ना, head, account head। The guest faculties may be accommodated with the training officer in the hostel। अतिरिक्त खर्चों को स्थायी लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है। अतिथि अध्यापक प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ हॉस्टल में ठहराया जाए, यानी ऊपर वाले का है द एक्सेस एक्सपेंसेस, अतिरिक्त खर्चों को स्थायी अस्थायी लेखा शीर्ष बोले तो आर अकोमोडेटेड अंडर सस्पेंस अकाउंट हेड, बोले तो लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है। और नीचा द गेस्ट फैकल्टीज मे बी अकोमोडेटेड, बोले तो अतिथि अध्यापक प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ विद द ट्रेनिंग ऑफिसर्स, बोले तो प्रशिक्षु अधिकारी इन द हॉस्टल, बोले तो हॉस्टल में ठहराए जाए। तो द गेस्ट फैकल्टीज बोले तो अतिथि अध्यापक, मे बी अकोमोडेटेड बोले तो ठहराए जाएं, बोले तो विद द ट्रेनिंग बोले तो ऑफिसर्स, बोले तो जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं उनके। अगला वर्ड है आपका अकॉर्ड, बोले तो जिसका मतलब होता है समझौता, प्रदान करना, अनुरूप होना। बोले तो एक AC, बोले तो CO AC को RD के साथ, बोले तो AC को RD के साथ समझौता करना होता है, या RD को इस AC के साथ में समझौता करना होता है। बोले तो RD को AC के साथ, बोले तो RD को AC के साथ क्या करना होता है, समझौता करना होता है। समझौता, प्रदान करना या देना या अनुरूप होना। Both the states signed a river water accord last July। Our constitution accords equal rights to its citizens। और एक और है द इकोनॉमिक सर्वे रिजल्ट्स अकॉर्ड विद द प्रिडिक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब अर्थ देखिए इनका, पहले वाले का देखिए बोथ द स्टेट साइन, दोनों राज्यों ने साइन, बोले तो साइन किया, हस्ताक्षर किया, राइट। ये रिवर वाटर अकॉर्ड, बोले तो रिवर वाटर बोले तो नदी जल समझौते पर, तो यहाँ अकॉर्ड बोले तो समझौते के सेंस में यूज हो रहा है। लास्ट जुलाई रिवर वाटर अकॉर्ड, नदी जल समझौता। आगे आर कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो हमारा संविधान, अकॉर्ड बोले तो प्रदान करता है, यहाँ प्रदान करने के सेंस में ये अकॉर्ड। इक्वल राइट, बोले तो बराबर के अधिकार, समान अधिकार, टू इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों को। नीचे है द इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम, बोले तो रिजल्ट्स योजना आयोग के, ये देखो अकॉर्ड विद द प्रेडिक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, बोले तो प्लानिंग कमीशन के प्रेडिक्शन के अनुसार, योजना आयोग के पूर्वानुमान के अनुरूप है। अकाउंट, जिसका मतलब होता है लेखा, खाता, हिसाब या समझना। द इंटरनल ऑडिट एग्जामाइन ऑल द एक्सपेंस अकाउंट्स, मतलब आंतरिक लेखा परीक्षा दल ने सारे व्यय लेखा की जांच की। आंतरिक लेखा परीक्षा दल, द इंटरनल ऑडिट एग्जामाइन, इंटरनल ऑडिट, यहाँ ऑडिट इंटरनल, एग्जामाइन की ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट्स, बोले तो लेखा की जांच की।
और दूसरा है द सैलरी अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेंटेन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोले तो कर्मचारियों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में, यहाँ इसका खाते का है मतलब यूज, खाते के सेंस में यहाँ यूज किया गया है। अकाउंट जिसका मतलब आपने देखा। अब इसका एक तीसरा एग्जांपल देखो, द असिस्टेंट हैज बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड द अकाउंट ऑफ इश्यूड आइटम, यानी सहायक को जारी की गई सामग्री का हिसाब देने को कहा गया। चौथा है इन इंडियन लॉ ए पर्सन इज अकाउंटेड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। बोले तो यहाँ इसका जो वो निकल के आ रहा है चौथे वाले का, भारतीय कानून में किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वह दोषी निश्चित न हो जाता। तो यहाँ अकाउंट का अर्थ था वो आपने देखा हिसाब, यहाँ अकाउंटेड का मतलब था यहाँ वो हो गया माना जाना। तो अकाउंट हिसाब, अकाउंटेड बोले तो माना जाना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जवाबदेही या देनदार। इसका मतलब द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर अकाउंटेबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी कर्मचारी अपने अपने संगठनों के प्रति उत्तरदायी है। ये शब्द गलत है, यहाँ लिखेंगे हम उत्तरदायी। अच्छी वाली राइटिंग में मैंने लिख दिया है उत्तरदायी है, यानी कि जवाबदेह है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी नहीं उत्तरदायी। अकाउंट फॉर ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कारण बताना। बता, ये अकाउंट बोले तो ये खाता, फॉर बोले तो किसके लिए खोला, ये कारण बता, बोले तो अकाउंट ये खाता किसके लिए खोला, बता चुपचाप। द बैड वेदर में हैव अकाउंट्स फॉर द क्रैश ऑफ द MiG-21, बोले तो संभवतः खराब मौसम के कारण में 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चलिए अब ये एक्रू जो वर्ड है हम इसको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।